हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 45 के बारे में। अगर हम भाग 45 के बारे में बात करेंगे तो यानी कि भाग 44 तक तो हम लोगों का पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इस ये श्रृंखला का आनंद लीजिए और इससे नोट्स बनाते रहिए जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा। क्योंकि इस ये श्रृंखला के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जिस तरीके से बनाए जाते हैं, जिस तरह से एक्सप्लेनेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग इस ये श्रृंखला का आनंद लीजिए और अपने नोट्स को बनाइए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 45 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग हमेशा इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका 100% है कि प्रश्न गलत होगा। ठीक है, तो कैस्पियन सागर ईरान, विक्टोरिया झील केन्या, अरल सागर झील तुर्कमेनिस्तान, बैकाल झील साइबेरिया। तो ये आपके कैस्पियन सागर को भी एक झील ही माना जाता है। बहुत बड़ी झील माने सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो आपके कैस्पियन सागर है, क्योंकि इसको सागर भी बोला जाता है और झील भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसी झील है जो इसका लोकेशन गलत है। ठीक है, तो स्थान पूछा जा रहा है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। और इन चारों झीलों से प्रश्न झीलों से सटे हुए देशों के बारे में पूछ लिया जाता है और कौन से झील जो है कितने देशों में पाई जाती है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका अरल सागर जो है ये आपका अरल सागर पड़ता है आपका कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान में चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है। कैस्पियन सागर की अगर हम बात करें, लग रहा है इसका इंक थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए थोड़ा नहीं चल रहा। कैस्पियन सागर इसको झील भी बोला जाता है। ठीक है, तो और देखेंगे कि आप देखिए कि कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। रूस, ये बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। कैस्पियन सागर, लाल सागर और ब्लैक सी, काला सागर, भूमध्य सागर, इनसे सटे हुए देशों के बारे में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान एक ये देश हो गया। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान है, अजरबैजान, ठीक। तो इतने सारे देश जो हैं कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। अगर विक्टोरिया झील की अगर हम बात करें, ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में मध्य अफ्रीका में पाई जाती है विक्टोरिया झील। इससे है विक्टोरिया झील से देखिए कि युगांडा, तंजानिया और केन्या, युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। फिर अरल सागर की अगर हम बात करें, अरल सागर झील। ठीक, अगर अरल सागर की अगर हम बात करें तो ये उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के में है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। उज़्बेकिस्तान। ठीक है, और बैकाल झील आप जानते हैं कि रूस में पाई जाती है, रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपको हर एक एग्ज़ाम में मदद करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें झीलों से आप लोग नोट्स बनाइए। और अगर आप नहीं बना पा रहे तो चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट होकर और भी सारी चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो वो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टूडेंट विद्यार्थी के जीवन की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है सफलता की, वो नोट्स ही होती है। आप बिना नोट्स बनाए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि किताब हर कोई नहीं पढ़ पाता है, हर किताब नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, तो आप लोग उससे थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। या तो कोई अगर बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो उससे आप लोग नोट्स बना लेंगे तो बहुत सही, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए, लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो सही नहीं होगा। तो आप लोग लिखिए, अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात, इसको गरसोप्पा भी बोला जाता है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, जोग जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर, किस नदी पर अवस्थित है। तो जोग जलप्रपात आप देखेंगे कि शायद कर्नाटका में है या तमिलनाडु में, शायद कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो वहीं पर आप देखेंगे कि शरावती नदी पर यह अवस्थित है। और इसी के पास में ही आप देखेंगे कि कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में ही शायद पड़ते हैं, दोनों एक ही जगह पर है। तो कुंचिकल है जो भारत का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जलप्रपात है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम जोग की बात करें तो सबसे पहले हम शरावती नदी के बारे में बात करते हैं। हर एक नदी का यहाँ पर हम एक एक जलप्रपात के बारे में हम बता दे रहे हैं। अलग जलप्रपातों से नोट्स बनाइए, क्योंकि मिलान करने के लिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा, या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। तो आप दोनों नाम लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप लोगों का सही रहेगा, जलप्रपात। फिर उसके बाद हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करें। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चले। चंबल का अगर हम बात करें, चंबल पर तो बहुत सारे जलप्रपात है, चुलिया है, पुनासा है, फिर मंदार है। ठीक है, तो सारे का नोट आप नोट डाउन कर लीजिए, नाम लिख लीजिए, तो इससे आप लोगों का ज़्यादा आसान होगा। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात, चुलिया, पुनासा, मंदार जलप्रपात। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं नई नई। आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। कावेरी नदी पर अगर हम बात करें, कावेरी नदी पर आप देखेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जो आप लोगों से प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल वो पूछ ही लेंगे, और मिलान करने के लिए दे देगा, या स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, उसको हम हमेशा आप लोगों को बताते रहेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि उससे आप लोगों के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो प्रश्न हमेशा आपका 100% वो गलत ही होने वाला है। ठीक है, वो सही नहीं होगा।
ठीक है, तो उसको हमेशा आप ध्यान देते हैं। जो लोग डेली देख रहे हैं जीएस श्रृंखला को, वो तो अभ्यस्त हो गए होंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव जो वर्ड हैं उनको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो इसमें झीलों के नाम दिए गए हैं। ये पुलिकट है, चिल्का है, लोकटक है, लोनार है। ये सारी झीलें जो है भारत में पड़ती हैं, और भारत के राज्य दिए कौन से राज्य में कौन सी झील है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आप जानते हैं पुलिकट आंध्र प्रदेश में। पुलिकट का अगर सब 2 राज्यों में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए इसको आंध्र प्रदेश में माना जाता है। लेकिन इसके जो विस्तार है वो तमिलनाडु में राज्य में भी पाया जाता है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील आपका केरल में नहीं, ये मणिपुर में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया मणिपुर में है, और मणिपुर में इस समय आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब चल रही है। और इसी झील में, लोकटक झील में, केबुल लामजाओ पार्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर, लोनार तो महाराष्ट्र में ही है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम पुलिकट के बारे में अगर हम बात करें, पुलिकट झील, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, ज़्यादातर इस आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील आप देखेंगे कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है ये। ठीक है, ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में ही, उड़ीसा। ठीक है, और लोकटक की बात करें, लोकटक इसी में केबुल लामजाओ पार्क है, तैरता हुआ पार्क, केबुल, ठीक है, लामजाओ। इसको भारत का जो पहला तैरता हुआ पार्क है यही है, केबुल लामजाओ, इसी में है, लोकटक झील में। ठीक है, तो ये है आपका मणिपुर में। ठीक, अगर हम लोनार की अगर हम बात करें, लोनार झील ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। लोनार झील जो है आपका ज्वालामुखी झील है। ठीक है, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार से जो झील बनाए गए वो है। अगर केरल के झीलों की अगर हम बात करें तो वेम्बनाड, ठीक, वेम्बनाड झील। फिर उसके बाद अष्टमुडी झील, अष्टमुदी के बारे में अगर बात की जाए तो अष्टमुदी के कहा जाता है कि इसके 8 हाथ हैं, इसीलिए इसको 8 भाग में 8 हाथ हैं, तो इसको इसलिए अष्टमुदी झील बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है एक पेरियार झील। और आप देखेंगे कि वेम्बनाड झील जो है ये इसी में आप देखेंगे कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम होता है, यहीं में इसी में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है वेम्बनाड झील में। ठीक है, ओणम क्या है, एक नौकायन की प्रतियोगिता है, नौकायन प्रतियोगिता। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर रखे रहिए कि नौकायन जो प्रतियोगिता है ओणम, वो कहाँ पर होता है, वेम्बनाड झील में होता है। कहाँ पर, केरल का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो लोकटक झील के बारे में अगर बात करें तो लोकटक झील मणिपुर में पड़ती है, और इसके अंदर तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ है। ठीक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछता है, और ओणम के बारे में पूछ लेगा, हर एक चीज़ के बारे में पूछ लेता है। तो लोग इसको ध्यान में रखिए और नोट डाउन करिए, और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है, किसका संबंध संघीय बजट से है, निम्न प्रस्तावों में से। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। मैं आपको आज इन चारों प्रस्तावों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रस्ताव का संबंध किस चीज़ से है। और वैसे जो संघीय बजट से वो कटौती का प्रस्ताव है, और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन 3 और प्लस ये 4, इन 4
प्रस्ताव यानी कि 7 प्रस्तावों के बारे में बात करेंगे जो संसद में से संबंधित है, संसद की कार्यवाहियों से संबंधित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं, संसद में कार्यवाहियाँ। ठीक है, संसद में कार्यवाहियाँ। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ प्रस्ताव के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे, व्याख्या कर देंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। प्रस्ताव का नाम लिख देते हैं और बाकी चीज़ें आप लोग सुनकर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रस्ताव है आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, पहला है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? ठीक है, इस प्रस्ताव का महत्व है कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कि हम एक ऐसे अत्यावश्यक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात कर रहे हैं जो उस मंत्री से संबंधित है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, तो संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना है किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर या विषय पर। ठीक है, तो ये समझ में आया कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर उस जो महत्व है, मुद्दा है, उससे संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। ठीक, फिर उसके बाद अगर स्थगन की हम बात करें, स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव का अर्थ ये होता है कि किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना, उसको स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है, और इसमें लोक महत्व की बातें की जाती हैं, सार्वजनिक महत्व की बातें की जाती हैं, लेकिन ध्यानाकर्षण क्या है कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना, वो ध्यानाकर्षण है। स्थगन है, अब इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, और आप लोग समझ लीजिए कि ध्यानाकर्षण क्या होता है, संबंधित मंत्री का सार्वजनिक मुद्दे पर जो संबंधित मंत्री उसका ध्यान आकृष्ट करना, और स्थगन का मतलब होता है कि किसी लोकहित या सार्वजनिक महत्व के विषयों पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना। ठीक है, इसमें सदन की बात की जाती है स्थगन में, और ध्यानाकर्षण में संबंधित मंत्री की बात की जाती है। अगर हम निंदा की बात करें, निंदा प्रस्ताव क्या होता है? ये तो निंदा से ही समझ में आ रहा है कि सरकार की आलोचना प्रस्ताव है। इसका सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो नीतियां लागू की गई उसके जो दोष है उनको सदन में रखने के लिए यहाँ पर निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है। चौथा है आपका कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव क्या होता है कि संसद में जब बजट पेश होता है तो उसके जो धनराशि उसको बढ़ाने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन उसमें कटौती करने का अधिकार है संसद को। ठीक है, तो उसी को जो बजट से संघीय बजट संबंधित है वो कटौती प्रस्ताव है कि बजट के धनराशि को बढ़ाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको कम करने का अधिकार है, उसी को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और 3 प्रकार की जो है नीति निर्मोदन कटौती। ठीक है, नीति निर्मोदन कटौती, निर्नुमोदन कटौती। ठीक है, तो ये है निर्नुमोदन कटौती। हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग उसको सुन कर लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निर्नुमोदन कटौती क्या होता है कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना। बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना, वो कहाँ पर होता है? निर्नुमोदन कटौती में होता है। दूसरा जो है आपका मितव्ययिता प्रस्ताव। मितव्ययिता प्रस्ताव,
ठीक। मितव्ययिता प्रस्ताव क्या होता है कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। ठीक है, बजट की जो बजट है उसमें से एक निर्दिष्ट राशि जो है उसको घटा दी जाए तो वो हो जाएगा मितव्ययिता प्रस्ताव। इस सारे के सारे जो बजट से संबंधित है, संघीय बजट से। और तीसरा जो इसका है तो वो है आपका, देखेंगे कि सांकेतिक प्रस्ताव। सांकेतिक प्रस्ताव, ठीक है। तो इस तरह के प्रस्ताव आप लोग सारी चीज़ें जो नोट डाउन करते चलिए, सुनकर आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है कि बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, यानी कि बजट से 100 रुपया कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारे जो है संसद की कार्यवाहियों में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं संसद में वो है। ध्यानाकर्षण क्या है, किसी सार्वजनिक महत्व के विषयों पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। स्थगन क्या है, स्थगन किसी सार्वजनिक महत्व के विषयों पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना। निंदा क्या है, निंदा प्रस्ताव यह है कि सरकार के दोषपूर्ण नीतियों का आलोचना करना। ठीक है, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का आलोचना करना निंदा प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव हुआ कि जब संसद में बजट पेश किया जाता है तो जब बजट को के धनराशि को बढ़ाने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद को बजट के धनराशि को घटाने का अधिकार है। ठीक है, तो जिसमें नीति निर्नुमोदन कटौती है, जिसमें बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना निर्नुमोदन में। मितव्ययिता में एक निर्दिष्ट राशि जो है बजट से कम कर देना। सांकेतिक प्रस्ताव में 100 रुपये जो है बजट से कम कर देना। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए, सुनकर नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तारांकित प्रश्नों के विषयों में क्या सही है। किसके बारे में तारांक क्या सही है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिए कि क्या सही, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो तारांकित प्रश्नों के विषयों में क्या सही है। ठीक है, तो इसमें उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण होता है। तो इसमें से एक सही है, आप बताइए, एक बार सोच कर देखिए। सबसे पहले तो तारांकित प्रश्न होते क्या है। तारांकित प्रश्न सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर पूछे जाते हैं, विषयों पर, और ये संसद में आप देखेंगे कि शून्यकाल में लगभग में पूछे जाते हैं, क्योंकि शून्यकाल ही जो है संसद का प्रश्नोत्तर सत्र माना जाता है। तो तारांकित प्रश्न सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर होते हैं, और उत्तर पर संतुष्टि न होने पर यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर तारांकित प्रश्नों पर अगर उत्तर दिया जाए और उससे संतुष्ट न हो तो वहाँ पर पूरक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका आसन गलत हो गया, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक, उत्तर पर किसी स्पीकर का कभी नियंत्रण नहीं होता। उत्तर लिखित यानी कि उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं, उत्तर बोले जाते हैं तो वहाँ पर वो आपका मौखिक रूप होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करें। तारांकित प्रश्न भी आप लोगों का पूरा हो गया। शून्यकाल प्रश्नकाल आप जानते ही हैं क्या होता है। फिर बहुत सारे प्रस्तावों के बारे में बात कर लिए। तो यहाँ पर जो संसद की कार्यवाहियाँ हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देखिए और उससे नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, गिलोटिन आप लोगों को ये शब्द नया लग रहा होगा, लेकिन संसदीय प्रक्रिया में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, विधेयक पर बहस को जारी रखना, विधेयक पर बहस को बंद रखना। यहाँ पर रखाना नहीं होना चाहिए, बंद करना होना चाहिए। विधेयक पर बहस को बंद करना। ठीक है, सदन को स्थगित करना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार। ठीक है, तो गिलोटिन का जो अर्थ होता है विधेयक पर बहस को बंद करना। ठीक है, तो वहाँ पर गिलोटिन शब्द का प्रयोग किया जाता है जब संसद में बहस को बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ पर वो गिलोटिन कहलाता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को एक नए शब्द के बारे में भी जानकारी मिली। तो ये आप लोगों को संसदीय प्रक्रिया से संबंधित सारी चीज़ें थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने
फीनिक्स फर्म कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, कौन सा फर्म है? फीनिक्स फर्म। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला आश्रम है। यह एक आश्रम था। ठीक है, फीनिक्स फर्म क्या था? आश्रम था। ठीक है, और यह कहाँ पर है? अवस्थित है सूरतगढ़, एसेक्स, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात किया जा रहा है। ये उत्तराखंड नहीं है, उसमें उत्तराखंड नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद डरबन दक्षिण अफ्रीका, कंपाला। ठीक, तो कंपाला का लोकेशन थोड़ा, सूरतगढ़ तो गुजरात में पड़ता है शायद, कंपाला थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कहाँ पर है। तो ये 4 जगह हैं, तो आपको बताना है कहाँ पर है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका में जब गए थे महात्मा गांधी, तो वहाँ पर उन्होंने फीनिक्स फर्म की स्थापना किया था। कब किया था? फीनिक्स फर्म। ठीक, तो महात्मा गांधी का है ये, हम उनका नाम नहीं लिख रहे हैं, बस फीनिक्स फर्म लिख रहे हैं। फीनिक्स फर्म कब हुआ था? 1904 में। कहाँ हुआ? डरबन। डरबन। अगर हम RS से लिखें तो आप लोग समझ जाएंगे। RSA, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। चलिए हम साउथ अफ्रीका ही लिखते हैं। वैसे RS से लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए। महात्मा गांधी, आज से हम लोगों का जीएस श्रृंखला में गांधी शुरू है। देखिए कितने दिन तक चलते हैं गांधी। ठीक है, हमको लग रहा है कम से कम बहुत ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रश्न इंडियन नेशनल मूवमेंट में बनते हैं और आप लोगों को वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। गांधी के दर्शन क्या है, गांधी का आंदोलन कौन से हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आप लोग बस चैनल पर बने रहें और अपना सहयोग प्रदान करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। ठीक है, महात्मा गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? ठीक है, तो सत्य अहिंसा इनके 2 राम राज्य के अंश थे। मान चले कि सत्य अहिंसा के बल पर ये राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा यानी कि सत्य की प्राप्ति का जो रास्ता होगा वही आपका अहिंसा कहलाएगा। ये गांधी दर्शन की बातें हैं। तो गांधी के जब दर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, गांधी आंदोलन हो गए, दर्शन हो गए, उन सारी बातों पर जब बात करेंगे तो एकदम विस्तार से बात करेंगे, एक रिसर्चर की तरह। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये नोट डाउन करते चले। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का जो अर्थ है वो सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। ठीक है, और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता तो मान चलिए स्वराज हो गया, ईश्वर के स्मरण की शांति की प्राप्ति, मतलब भक्ति हो गई। आत्मविलीनीकरण का अर्थ मान के चलिए कि अध्यात्म से जो लगाव है उसके बारे में यह बात करता है। ठीक है, तो सत्य प्राप्ति का जो रास्ता है वह आपका अहिंसा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्न में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो ये आपके गांधी जी के दर्शन की बातें हैं। गांधी जी की जो राजनीतिक प्रणालियाँ हैं, राजनीतिक प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि इनमें से किसको सबसे अंतिम स्थान पर गांधी जी ने रखा था। हड़ताल हो गया, बहिष्कार हो गया, उपवास हो गया, धरना हो गया। तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं गांधी जी के अंतिम अवस्था में पाई जाती हैं सत्याग्रह की रणनीति में? वो है आपका हड़ताल। हड़ताल आप देखेंगे कि हड़ताल आपका विरोध किया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, उसमें हिंसक गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। तो इसलिए अहिंसा के धर्म पर चलने वाले गांधी जी ने हड़ताल को अपने सबसे अंतिम सत्याग्रह के रणनीति में सबसे अंतिम स्थान दिया था। ठीक है, कि जब कोई चारा न बचे तो हड़ताल करके हम लोग उस तक को मनवाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए इस तरह के प्रश्न आ गए, और मिलान करने वाले प्रश्न जो होते हैं आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न आप लोगों को बनते हैं। और अब बड़े लेवल में जाएंगे तो मिलान करने के लिए कूट की सहायता से हल करने के लिए प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो आप लोग उसको प्रश्न हल करेंगे तो आप लोगों को 4 जो फैक्ट है वो आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो इसमें देखिए कि सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश नंदिनी सतपथी, उड़ीसा जानकी रामचंद्रन, तमिलनाडु उमा भारती, दिल्ली। तो ये आप लोगों को
क्या लग रहा है कि क्या चीज़ हो सकती है? ये आप लोगों को मुख्यमंत्रियों महिला मुख्यमंत्रियों के नाम है और उससे संबंधित राज्य के बारे में दिया गया है और आप लोगों को बताना है कि कौन सा राज्य जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं, ये आप जानते हैं। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की थीं। जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु और तमिलनाडु की जयललिता भी हैं। ठीक है, तो उमा भारती जो है ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। ठीक, आप जानते हैं उमा भारती कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी वो थी शीला दीक्षित। ठीक है, शीला दीक्षित जो थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न न और व्यक्तित्व के नाम ये जानते रहिए कि कौन कहाँ से संबंधित है। और मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग को महिलाओं के बारे में तो आप जानिए ही, क्योंकि महिलाओं से प्रश्न अगर बनते हैं तो बहुत ही सॉलिड प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपके एक तरफ राज्य दिए हैं, वहाँ पर स्थापना वर्ष दिया गया है। तो तमिलनाडु 26 जनवरी 1950, तेलंगाना 2 जून 2015, ये 2015 का नहीं है, ये 2014 का है। 2 जून 2014 का है ये बना था। और केरल राज्य जो है आपका 1 नवंबर 1956 का है, ये भी सही है। और कर्नाटक राज्य 1 नवंबर 1956। कर्नाटक की स्थापना हुआ था मैसूर राज्य के में। ठीक है, मैसूर राज्य के नाम से हुआ था 1956 में। और ये शायद 1976 की बात है, 1976 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको एक बार सन चेक कर लीजिएगा कि 1976 है कि कौन सा है, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य का जो स्थापना है मैसूर राज्य के नाम से हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो तेलंगाना की जो स्थापना हुआ है 2 जून 2014 को। तो राज्यों की स्थापना वर्ष से आप लोग प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमने बहुत सारे स्थापना नॉर्थ ईस्ट वाले बता दिए, ये आपके दक्षिण के राज्य हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का आंध्र प्रदेश बचेगा। तो धीरे धीरे हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएँ, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, जो लोग पुराने हैं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से रतौंधी रोग के लक्षण हैं। रतौंधी रोग के लक्षण, रतौंधी को ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि रतौंधी क्या होता है। क्या देखेंगे कि जिस व्यक्ति को रतौंधी रोग रहता है उसको जैसे जैसे शाम होता जाएगा तो उससे को जो आँखों की रोशनी है वो ओझल होती चली जाएगी और एकदम रात में उसको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको रतौंधी रोग बोला जाता है। यानी कि शाम होने के साथ आँखों में धुंधलापन आना। ठीक है, यानी कि जो वस्तुएं हैं शाम होते ही वो आपको धुंधला दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो उसमें दूर की वस्तु साफ ना दिखाई देना, पास की वस्तु वहाँ पर आप देखेंगे कि न दूर की दिखाई देगी न पास की दिखाई देगी। जैसे जैसे शाम होता चला जाएगा वो आँखों की रोशनी चली जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो उसको रतौंधी रोग बोला जाता है। ठीक है, तो अगर दूर की वस्तु को साफ ना दिखाई देना, इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये उल्टा होता है कि निकट दृष्टि दोष होगा तब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसी में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष क्या होता है। पास की वस्तु अगर आप लोगों को साफ नहीं दिखाई दे रही है तो मान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है साफ तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, और शाम होने के साथ ही अगर आँखों में धुंधलापन आने लगे तो वहाँ पर आपकी वो आपके रतौंधी रोग के लक्षण हैं। और रतौंधी रोग के जो लक्षण हैं, आप देखिए ये रतौंधी है तो इसके जो आप देखेंगे कि ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसमें क्या
कौन से चीज़ें हैं कि जिसमें विटामिन पाया जाता है। दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद गाजर हो गया। जिसको रतौंधी रोग है ना, जिसको रतौंधी रोग हो रहा है धीरे धीरे, तो वो गाजर खाना शुरू कर दे, उसका रतौंधी रोग धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था और इस श्रृंखला का ये आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि इन सभी जीएस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं, तो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी मान लीजिए कि स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, हर एक एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और अपने जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर देते रहिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा और आप लोग अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।